ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए, बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति की जो अवस्था परिवर्तित है, वक्री है, उसका प्रभाव क्या होगा। देखिए, ग्रहों की अवस्था होती है कई प्रकार की, मार्गी, वक्री, उदय, अस्त। जैसे मार्गी है वो सीधा चल रहा है ग्रह, वक्री यानी ग्रह जो है वो हमको लग रहा है कि उल्टा जा रहा है। जैसे आप समझें कि हम एक रेलगाड़ी में जा रहे हैं और रेलगाड़ियाँ दो आपस में सेम लाइन पे, अलग अलग लाइनों पे चल रही हैं, तो क्या होता है, एक की स्पीड ज़्यादा है और दूसरे की स्पीड थोड़ी कम है, तो हमको लगता है वो पीछे छूटती चली जा रही है, वो पीछे जा रही है। वो पीछे नहीं जा रही होती है, वो कोप अप करने का प्रयास कर रही होती है, लेकिन हमारी स्पीड ज़्यादा होती है तो वो आगे निकल जाती है, आगे दिखाई देती है। और जब जिसकी स्पीड पीछे हो या दूर हो तो वो ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ जाती चली जा रही है, क्योंकि हमारी स्पीड ज़्यादा होती है। इसी गणित के प्रभाव को उपस्थित करने के लिए, समझने के लिए ज्योतिष में इस अवस्था को वक्री और मार्गी बता दिया जाता है। इसका प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। आप समझें कि वो जो आप ऐसे समझ लें कि रेलगाड़ी, जो दो गाड़ियां चल रही हैं, दो प्लेन उड़ रहे हैं और एक स्पीड तेज जा रहा है, दूसरा वो लग रहा है कि वो स्पीड से, लेकिन वो आगे निकलता चला जा रहा है, उसको लग रहा है कि पीछे छूटता चला जा रहा है। पीछे नहीं छूट रहा है, आप समझे, वक्री नहीं चल रहा है। वो स्थिति क्या हो रही है कि वो अपनी ताकत लगा रहा है, अपनी ताकत और ज़्यादा। जब सामने आप मानेंगे दो रेसर्स भाग रहे होते हैं, एक आगे निकल रहा होता है, दूसरा वाला उसके पीछे चल रहा होता है, तो अपनी ताकत लगा के और ज़्यादा आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो ऐसे में उस ग्रह का प्रभाव जो वक्री है वो और अधिक हो जाता है, और अधिक प्रभाव हो जाता है। तो ये समझें कि प्रभाव जब अधिक हो जाता है, और ऐसे में बृहस्पति महाराज आपकी राशि में इन दिनों 12वें भाव में चल रहे हैं। 12वां भाव हानि का भाव है, 12वां भाव व्यय का भाव है, और यहाँ 12वें भाव में चलते हुए बृहस्पति महाराज जो हैं वो आपकी राशि के अनुसार से एक बहुत सुंदर प्रभाव उत्पन्न करने की स्थिति बना रहे हैं। विशेष तौर पर आप समझें कि आपकी राशि के अनुसार से जो क्या प्रभाव उत्पन्न करेंगे, ये आपको थोड़ा भटकाने के योग बना सकते हैं, ये आपको थोड़ा भटकाने के योग बना सकते हैं। यानी स्थिति, इसकी वास्तविकता आपके मनोमस्तिष्क में उपस्थित नहीं होगी, कुछ हो और रहा होगा और मनोमस्तिष्क में दिख कुछ और रहा होगा। यह स्थिति बड़ी विचित्र आपकी राशि के अनुसार से बनती दिखाई दे रही है कि यानी आपके इस मनोमस्तिष्क में विचार, बृहस्पति विचार का ग्रह है, आप वास्तविक स्थिति को पहचानने में थोड़ी गलती कर सकते हैं या समझ आने में थोड़ी देर लग सकती है। जो दिमाग का बल्ब है वो थोड़ी देर में जलता दिखाई दे रहा है, ये समझ लीजिए। और ऐसे में बृहस्पति का जो ये परिवर्तन विशेष तौर पे वक्री स्थिति में है, नक्षत्रों में भी परिवर्तन आएगा। मृगशिरा नक्षत्र में चलेंगे, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र से जाकर रोहिणी में चले जाएंगे। 28 करीब नवंबर तक तो मृगशिरा नक्षत्र में चलेंगे। मंगल का नक्षत्र है और मंगल थोड़ा उपद्रवी ग्रह माना जाता है, और ऐसे में अगर गलती हुई तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए थोड़ी उपद्रवकारी हो सकती है। अननेसेसरी की यात्राएं बढ़ा सकते हैं, अननेसेसरी की परेशानी बढ़ा सकते हैं, अननेसेसरी खर्चे बढ़ा सकते हैं। तो आपको ऐसे समय में बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत रहेगी। बृहस्पति विशेष तौर पर यदि आप, हम कहेंगे ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। पीला टीका अपने माथे पर जरूर लगाएं, केसर का या हल्दी का। अब केसर शुद्ध रूप से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो एक काम कर सकते हैं, हल्दी का टीका भी अपने माथे पर आप लगाना नित्य प्रति मान लीजिए, ये अवश्य करने की जरूरत है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे में ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर शत्रु लगातार अपनी कुछ न कुछ चालें चलने का प्रयास करते रहेंगे। थोड़ा सावधान होते हुए आपको हर विचार को करने की जरूरत है। थोड़ी थोड़ी गलतियां, छोटे छोटे भाव जो हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को आपने लेट समझने का प्रयास किया। आपकी स्वयं की थोड़ी सी, यानी या तो आप ज़्यादा विश्वास करके कार्य कर लें, या आप कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी अपनी आप बताना नहीं चाहते और वहाँ उस स्थिति का कोई सामने वाला नाजायज़ फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है। तो मिथुन राशि वालों, ये दुस्वाभाविक स्थिति जो है ये आपके लिए थोड़ी भारी पड़ सकती है। हर चीज़ को विचार करके, सोच करके कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पति यहाँ थोड़ा लुपलुपा रहा है, थोड़ा सा बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपके लिए बड़ा विचित्रता उत्पन्न करता है। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव और दशम भाव के मालिक हैं।
सप्तम भाव विशेष तौर पर जो है व्यापार का भाव भी माना जाता है, जीवन साथी का भाव भी माना जाता है, और दशम भाव जो है वो सफलता का भाव माना जाता है, नौकरी का भाव माना जाता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको जो समझते हुए कार्य करना है, हर चीज़ में डिसीजन बहुत किसी उपयुक्त व्यक्ति की सलाह का अवश्य ध्यान रखने की ज़रूरत है। बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हुए जो होते हैं वो विशेष तौर पर अच्छे गुरुजन के सपोर्ट, अच्छे गुरुजन का सहयोग लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। एक काम और करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का नित्यप्रति जप करें। हो सके तो किसी देवस्थल में जाकर, मंदिर इत्यादि में जाकर, जहाँ अन्न बनता हो, खाना बनता हो गरीबों के लिए, वहाँ पीली चीज़ों का दान दे दें। चने की दाल का दान कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा। हल्दी का दान कर दीजिए, ये विशेष तौर पर आप कर सकते हैं। वस्त्र इत्यादि, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए वस्त्र इत्यादि, उनके लिए पुस्तक इत्यादि, कापी पेंसिल इत्यादि, जो भी पठन पाठन में होने वाली चीज़ें हैं, जहाँ पंडित लोग पूजा कर रहे होते हैं वहाँ मंत्र जप के लिए मालाएँ दे सकते हैं। ये सारे उपाय आपके लिए बहुत अद्भुत रूप से कार्य करने वाले रहेंगे, और ये यदि उपाय करेंगे तो आपके लिए समझ लीजिए कि ये बृहस्पति का जो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं कई मामलों के अंदर, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कोई रास्ता दिखा सकते हैं। बेकार टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, सर ये ध्यान रखिएगा। ये बृहस्पति वक्र स्थिति में जब तक रहेंगे और विशेष तौर पर जो योग बनेगा उसमें हम चाहेंगे कि अच्छे से जन्मपत्री को और एनालाइज आप करके उन सब चीज़ों को शोध करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। इन सब परिवर्तनों का प्रभाव तो प्रत्यक्ष रूप से जब हम आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो गोचर का परिवर्तन है इसको विशेष तौर पर आपके मूल जन्मपत्री के साथ विचार करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर यदि हम केवल गोचर के ही दृष्टिकोण से, 12 राशियों के दृष्टिकोण से ही बात करते रहेंगे तो एक बात समझें कि वो तो केवल ऊपर ऊपर से भाव पता चलेगा कि क्या किस प्रकार के रास्ते बनने हैं। लेकिन अब ये समझना पड़ेगा, इसकी स्थिति इस प्रकार से समझें कि दुनिया में हर प्रवृत्ति के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, जो कई बहुत ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं, कई साधारण स्थानों पर बैठे हैं, कई बिल्कुल निकृष्ट स्थानों पर बैठे हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी जैसे सीढ़ियों के अलग अलग पायदान पर उपस्थित है। हर जितने करोड़ों अरबों लोग हैं उनके सबके अलग अलग पायदान हैं, और उन सब पायदानों पर उनका प्रभाव गोचर पे अलग अलग प्रकार का होगा। ये ऐसा नहीं कह सकते कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये जो गोचर का प्रभाव है हर व्यक्ति पर एक जैसा ही होने पड़े। आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, किस प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, किस प्रकार की दशाएं चल रही हैं, मूल जन्मपत्री के अंदर ग्रहों की अवस्था किस प्रकार की है। आप समझें कि गोचर में बृहस्पति महाराज या कोई भी ग्रह उच्च के हो गए और मूल कुंडली के अंदर उनमें ताकत ही नहीं है, तो वो क्या प्रभाव दिखाएगा ग्रह, वो तो फिर साधारण होकर निकल जाएगा। बहुत सारे लोग अपने अपने समय समय पर प्रश्न उठते रहते हैं कि दुनिया में जब जिस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है, अच्छा बन रहा है, राशि के दृष्टिकोण से अच्छा बन रहा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि मूल जन्मपत्री में कितनी ताकत है, मूल व्यक्ति के अंदर कितनी ताकत है, किस प्रकार का कौन सा व्यक्ति किस लेवल पर बैठा हुआ है, क्या क्या उसके दुष्प्रभाव है, कौन कौन से कर्म किस प्रकार के उसने किए हुए हैं, उसका लेखा जोखा किस प्रकार का बना हुआ है, तो ये सब मूल जन्मपत्री के द्वारा ही समझा जा सकता है। उसके जीवन में क्या कुछ चलना है, कैसे चलना है। अब हवाएं तो ऐसा समझ सकते हैं कि गोचर के दृष्टिकोण से ऐसा माने कि एक वर्षा ऋतु की हवा चल रही है। अब वर्षा ऋतु के अंदर बड़ी सुहानी हवा चलती है कई बार, और वो यदि कोई व्यक्ति को बुखार है तो उसका बुखार बढ़ा देगी, यदि किसी को जोड़ों का दर्द है तो उसकी जोड़ों को दर्द को बढ़ा देगी। लेकिन कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो पूरी तरह से उसका आनंद ले सकता है। कई व्यक्ति यदि मानसिक तौर पर दुखी है तब भी उसको कुछ ना कुछ रास्ता मिलता दिखाई देगा। लेकिन कहीं कोई मन से कहीं कुंठित है, फंसा हुआ है, तो वो हवाएं भी उसके मनोमस्तिष्क को शांत नहीं कर सकती। तो यही प्रभाव ऐसे इसी प्रकार से समझें कि जन्मपत्री को मूल रूप से देखना, विचार करना, और उस सब के हिसाब से गोचर का प्रभाव तो हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं। तो इसको बहुत वृहद रूप से, बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से ज्योतिष को एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, और उसके लिए ही हम अच्छे से हर चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं, और उसके प्रभाव को यदि हम समझें तो बहुत बिल्कुल बढ़िया प्रत्यक्ष रूप से एक नहीं हज़ारों लोगों के साथ संबंध हुआ, और बहुत सारे लोगों की जन्मपत्रियाँ देखने को देखते ही रहते हैं। और जब देखने को मिलता है कई बार हज़ारों लोगों की कुंडलियों में इस प्रकार के योग लिख के दिया, समझाया कि भाई ये इस प्रकार का होने का योग है, ऐसा होगा, बिल्कुल मूल जन्मपत्री में जिस प्रकार से ऐसी दशाओं का योग है, इस वर्ष इस दिन ऐसा कुछ होने के योग बने, और सत्य माने। बहुत सारे लोग आते हैं मिलकर कि महाराज ये हो गया, ऐसा हो रहा है, ये स्थिति थी। तो आप समझे कि ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है, लोग समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। उसके जो उपाय हैं, सबसे बड़ी बात उपाय है। किसी भी चीज़ के अंदर आप किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको एनालाइज करके बता दिया कि आपकी चीज़ों को समझकर, नब्ज को देखकर, आपके ब्लड टेस्ट को देखकर कि भाई ये समस्या है, अब उसका निदान क्या है।
तो अगर निदान कोई कह दे कि भैया इसको कोई निदान ही नहीं है, ये तो ऐसा ही चलेगा, ऐसे ही होना है, तो फिर उस विज्ञान का फायदा क्या है। ज्योतिष यश के अंदर हर चीज़ का निदान है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। ये बात सिद्धांत हमको समझना चाहिए कि हर चीज़ का कोई ना कोई जो कष्ट जीवन में आया है उसका निदान भी किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं उपस्थित है। बस वो हमारी किस्मत में होना चाहिए, सही रूप से होना चाहिए, सही समय पर हम सही जगह पहुंच जाएं, सही रास्ता अपना लें तो बिल्कुल वारे न्यारे होने के योग बन जाते हैं, किस्मत जाग जाती है, कष्ट दूर हो जाते हैं। और यदि दुर्भाग्य जीवन में है तो बिल्कुल पड़ोस में बैठा हुआ वो उपाय भी जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और पड़ोस में भी वो रास्ता बिल्कुल सही नहीं प्राप्त हो पाता। अज्ञानता की स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। ये सारा समय का खेल है, ये सारा जीवन में भाग्य का खेल है। जो कहा गया ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, कहीं गलत नहीं है। इसलिए भाग्य को जगाने का प्रयास करें और भाग्य जगाने का तरीका जो है सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा की कृपा, धार्मिकता अपने अंदर उदय रखें, परमात्मा का विश्वास की तरफ अपना विश्वास को दृढ़ रखें। देखिए, एक गरीब को कोई हेल्प करा हुआ, एक श्वान को भी रोटी दी हुई, किसी प्रकार भी कोई भी पुण्य आपने किया है वो कहीं ना कहीं काम आता है, अनअकाउंटेबल नहीं जाता। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि भाई जीवन में सब कुछ अच्छा ही किया, सब कुछ मैंने इसको हेल्प करी, इसको हेल्प करी, इसको हेल्प करी, वो उसके बाद भी अब पता नहीं तुम्हारा घड़ा कब भरने वाला है भाई। हो सकता है गड्ढा इतना बड़ा हो कि पूर्व जन्म में या किसी जन्म में कोई ऐसे अज्ञात दुष्कर्म हो गए हो जिसके कारण से जो पुण्य आप कर रहे हैं वो छौंकी लगते चले जा रहे हैं। अब किसी व्यक्ति के पास 2 करोड़ का लोन है, अब वो कमा रहा है 100 रुपया, तो 100 रुपये कमा के उस लोन को उतारने का प्रयास करेगा तो वो छौंक लग के उड़ ही जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उसका ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज ही इतना होगा कि जो रोज़ की कमाई हो रही है वो निकल नहीं पा रहा है। तो ये स्थिति हमको समझनी है और ये मूल जन्मपत्ति समझा सकती है कि क्या स्थिति है, किस प्रकार का है, कहाँ कौन सी गलती हुई और किस प्रकार से उसको ठीक करने के लिए कितना किलो वजन दूसरे पलड़े में डालना है कि दूसरा पलड़े में जो भार है, दुष्कर्म का भाग है, कष्ट का भार है, वो कैसे कट जाए। और इसलिए आपको ज्योतिष को समझना चाहिए। ज्योतिष के प्रत्यक्ष रूप से यहाँ हम जो भी आपके गोचर के प्रभाव को, बृहस्पति के प्रभाव को हमने आपके उपस्थित रखा आपकी राशि के अनुसार से, वो बिल्कुल वैदिक दृष्टिकोण से, प्रामाणिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सत्य है। बस वही एग्जाम्पल आप समझ ले कि आप किस लेवल पर है, उसका प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार का हो रहा है, वो पूरी जन्मपत्री को निष्कर्ष रूप से यदि हम देखें, समझें, तो आप उसके लिए आश्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे आश्रम में बहुत सारी गतिविधियाँ चली रही हैं, बहुत सारे शोध चलते ही रहते हैं समय समय पर, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, और बहुत सारी पुस्तकें आश्रम के द्वारा इन समस्त हमारे शोधों पर प्रकाशित की गई हैं और नित्य प्रति बहुत सारे उत्सव कार्यक्रम में चलते रहते हैं। इस दौरान भी जैसे बृहस्पति का ये वक्र स्थिति चल रही है, आश्रम में लगातार बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे। यज्ञ भी रहते हैं, हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक यज्ञ रहता है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ रहता है, नित्य प्रति रुद्राभिषेक रहता है। और उन सब के शुभ कार्यों में, पुण्य कार्यों में आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और आपका सबका स्वागत है। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में आप आइए, हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं आश्रम के साथ। आश्रम लगातार आपके बहुत सारी आश्रम की जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो लगातार पिछले करीब 50-60 सालों से चली रही है और हज़ारों लोग आश्रम के साथ जुड़े हैं। आप भी आएंगे रविवार वाले यज्ञ में तो स्वयं देखिएगा, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर आप अपनी किस्मत को जगा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह, अत्यंत चमत्कारी शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है और भगवती कृपा से बहुत सारे मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे।